इस युद्ध के बीच रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने देश की न्यूक्लियर डिटरेंस फोर्सेस को अलर्ट कर दिया है। यह एक बहुत बड़ी और खतरनाक घटना है क्योंकि इससे पहले इस तरह की बात वर्ष 1962 के क्यूबा संघर्ष के दौरान हुई थी, जब क्यूबा में अमेरिका और सोवियत संघ आमने सामने आ गए थे। न्यूक्लियर डिटरेंस फोर्सेस किसी भी देश में परमाणु हथियारों को नियंत्रित करने वाली एक फोर्स होती है, और जब कोई देश अपनी इन फोर्सेस को अलर्ट जारी करता है तो इसका मतलब यह होता है कि वो देश अपनी आत्मरक्षा और बचाव के लिए अपने परमाणु हथियारों को तैयार रखने के लिए कह रहा है अपनी फोर्सेस को। मतलब रशिया ने अपनी फोर्सेस को कहा है कि परमाणु हथियारों को तैयार रखिए, एक बटन दबाने की देरी है। पूरी दुनिया में केवल 9 देश ऐसे हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं, और इन देशों में भी सबसे बड़ी परमाणु शक्ति रशिया है। रशिया के पास इस समय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 6255 परमाणु हथियार हैं। अमेरिका के पास 5800, ब्रिटेन के पास 225, फ्रांस के पास 290, चीन के पास 350 और भारत के पास 156 परमाणु हथियार हैं। एक जमाने में यूक्रेन भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर हुआ करता था, लेकिन 90 के दशक में उसने अमेरिका और ब्रिटेन के कहने पर अपने परमाणु हथियारों को नष्ट कर दिया, और इसलिए आज रशिया तो यूक्रेन को अपने परमाणु हथियारों की धमकी से डरा सकता है, लेकिन यूक्रेन के पास किसी को डराने के लिए कोई परमाणु हथियार नहीं है। आज यूक्रेन को इस बात का एहसास हो रहा होगा कि उसने अमेरिका और ब्रिटेन के कहने में आकर अपने परमाणु हथियारों को जो नष्ट किया वो उसने गलत किया, उससे गलती हो गई। वरना आज यूक्रेन को इस तरह दबाना किसी के लिए भी संभव नहीं होता अगर उसके पास परमाणु हथियार होते तो अमेरिका ने और ब्रिटेन ने यूक्रेन के परमाणु हथियार नष्ट करवा दिए और अब उसकी रक्षा के लिए भी सामने नहीं आ रहे। बेलारूस ने कहा है कि वो परमाणु हथियारों की तैनाती के लिए रशियन वॉरहेड्स को अपनी सीमा में प्रवेश दे सकता है, और अगर ऐसा होता है तो रशिया के परमाणु हथियार यूक्रेन के चारों तरफ बिछे होंगे। रशिया बेलारूस, क्राइमिया, ब्लैक सी और पूर्वी यूक्रेन सभी जगहों से न्यूक्लियर वॉरहेड्स को लॉन्च कर सकता है, और यह काफी खतरनाक स्थिति होगी। यानी यूक्रेन के लिए बचने का कोई चांस नहीं होगा अगर ऐसा हुआ तो। हालांकि आपके मन में अब यह सवाल होगा कि क्या रशिया यूक्रेन के खिलाफ परमाणु हथियार इस्तेमाल कर सकता है या सिर्फ डराने के लिए यह धमकी दे रहा है? तो इसका जवाब यह है कि परमाणु हथियार हाथी के दांत की तरह होते हैं। ये दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बार कहा था कि परमाणु हथियार दूसरे देशों को हम पर हमला करने से रोकते हैं, इसलिए ये असल में शांति के हथियार हैं। यानी परमाणु बम हमला करने के लिए नहीं होता, बल्कि दूसरे देशों पर दबाव बनाने के लिए होता है। अंग्रेजी में इसके लिए स्ट्रेटेजिक डिटरेंस शब्द का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब यह होता है कि ऐसी ताकत विकसित कर लो कि दुश्मन देश हमला करने से पहले 1000 बार सोचे और हमला कर ही ना पाए। और व्लादिमीर पुतिन ऐसा ही कर रहे हैं। वो परमाणु हथियारों को अलर्ट मोड पर डालकर नेटो देशों और अमेरिका को दबाव में लाना चाहते हैं और यूक्रेन के आत्मविश्वास को तोड़ना चाहते हैं। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दुनिया में आज तक 13,000 से ज्यादा परमाणु हथियार विकसित हो चुके हैं, लेकिन आज तक इनका इस्तेमाल केवल एक बार हुआ है, और वो सब आपने इतिहास की किताबों में पढ़ा होगा। 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर पहला और आखिरी परमाणु हमला किया था, और तब इन हमलों में लगभग 2 लाख लोग मारे गए थे। लेकिन इसके बाद दुनिया में कभी भी कोई परमाणु हमला नहीं हुआ है। यहां आपके लिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि भारत और चीन की परमाणु हथियारों को लेकर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। इसको याद रखिए हमेशा, इसे कहते हैं नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। इसका मतलब यह होता है कि ये देश अपनी तरफ से पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे, ये इनकी नीति है। वो कह रहे हैं कि हम अपनी तरफ से परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करेंगे, तभी करेंगे जब कोई हमारे ऊपर पहले इनका प्रयोग करेगा। जबकि अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और उत्तर कोरिया जैसे देश इस पॉलिसी को नहीं मानते। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है कि अमेरिका और फ्रांस जैसे जो देश दूसरे देशों को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकते हैं और इन्हें खतरनाक बताते हैं, वो खुद इन परमाणु हथियारों को लेकर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को मानते ही नहीं। जबकि रशिया ने पिछले ही वर्ष इस संबंध में अपनी एक नई नीति बनाई थी, जो कहती है कि अगर रशिया को ऐसा लगा कि उसके राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने में संकोच नहीं करेगा। कुल मिलाकर पुतिन ने आज पश्चिमी देशों को
एक्सपोज कर दिया है और आज उन्होंने यूरोप के देशों को झूठ का साम्राज्य बताया है। Пригласил вас для того, чтобы поговорить о вопросах, связанных с экономикой, с финансами. Мы с Михаилом Владимировичем обсуждали эту тему, имея в виду, конечно, и те санкции, которые сейчас так называемое западное сообщество, как я его назвал в своем выступлении, это империя лжи, пытается реализовать в отношении нашей страны. Давайте начнем. Пожалуйста, Михаил Владимирович. व्लादिमीर पुतिन हमेशा से ये कहते आए हैं और अब भी वो ये कहते हैं कि जो पश्चिमी देश हैं ये असल में लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर, शांति की बहाली के नाम पर और मानव अधिकारों के नाम पर किसी भी देश में घुस जाते हैं, फिर उस देश पर गलत आरोप लगाते हैं और फिर उस देश को हमेशा के लिए बर्बाद कर देते हैं। उन्होंने इराक में भी ऐसा ही किया, सीरिया में भी ऐसा ही किया और अफगानिस्तान में भी ऐसा ही किया और पुतिन ऐसा मानते हैं कि वो यूक्रेन में भी ऐसा ही करते। इस वक्त की एक बड़ी खबर यह है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने व्लादिमीर पुतिन से अब से थोड़ी देर पहले फोन पर बात की है और इस दौरान पुतिन ने पश्चिमी देशों के सामने 3 शर्तें रखी हैं। पहली शर्त यह कि दुनिया पूर्वी यूक्रेन के क्राइमिया क्षेत्र पर रशिया के नियंत्रण को मान्यता दे। दूसरी शर्त, यूक्रेन से नियो नाजीज ग्रुप और राष्ट्रवादी ताकतों को हटाया जाए और यूक्रेन के पड़ोसी देशों से नेटो देशों की सेनाएं भी वापस बुलाई जाएं। और तीसरी शर्त यह है कि यूक्रेन नेटो में शामिल होने की जिद को छोड़ दे। ये 3 शर्तें व्लादिमीर पुतिन ने अभी रखी हैं मैक्रों के सामने। तो ये एक बड़ी बात है और आप सब जानते हैं कि पुतिन इस बात के बहुत खिलाफ हैं कि यूक्रेन नेटो देशों में शामिल हो रहा है और वो इसी को रोकना चाहते हैं। और आज उन्होंने ये भी कह दिया है कि नेटो देशों की जो फोर्सेज हैं वो पड़ोसी देशों से वापस चली जाएं, तब वो बातचीत के लिए तैयार हो सकते हैं। ऐसे में युद्ध रुक सकता है। लेकिन आज हम इस बात का भी विश्लेषण करेंगे कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना होने के बावजूद रशिया 5 दिन के बाद भी यूक्रेन पर पूरा कब्जा क्यों नहीं कर पाया और दुनिया भर में हथियार बेचने वाले रशिया के अपने ही टैंक्स, रॉकेट्स और फाइटर जेट्स इस युद्ध में नाकाम क्यों हो रहे हैं या ये कह लीजिए कि असरदार क्यों नहीं हो रहे हैं। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रशिया को उस तरह की सफलता नहीं मिली जिसकी पूरी दुनिया को उम्मीद थी और इसका एक बड़ा कारण यह है कि युद्ध हथियारों और सेनाओं से नहीं जीते जाते। आज हमारे लिए भी सीखने की बात यही है। आज रशिया के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। रशिया दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी परमाणु शक्ति है और अगर आप परमाणु हथियारों की संख्या के हिसाब से देखें तो रशिया के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है। उसके पास 8 लाख सक्रिय सैनिकों की फौज है। लेकिन इसके बावजूद रशिया की सेना पिछले 5 दिन से यूक्रेन में संघर्ष कर रही है और ऐसा इसलिए है क्योंकि युद्ध सेना और हथियारों से ही नहीं बल्कि हौसले और जज्बे से भी जीता जाता है। इसे आप अमेरिका के उदाहरण से समझिए। पिछले 100 वर्षों में अमेरिका ने कई युद्ध लड़े हैं, कई देशों में अपनी सेनाएं भेजी हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 से 1990 तक सोवियत संघ के खिलाफ लंबा शीत युद्ध भी अमेरिका ने लड़ा है। कोरिया, वियतनाम, इराक, अफगानिस्तान और खाड़ी देशों में कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ कई वर्षों तक अमेरिका ने संघर्ष किया। केवल इन 5 लड़ाइयों पर ही अमेरिका ने 328 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। यह भारत की कुल अर्थव्यवस्था से दुगना है जो लगभग 190 लाख करोड़ रुपए की है। लेकिन इन सभी युद्धों और संघर्षों में अमेरिका की सेना को कामयाबी नहीं मिली, बावजूद उसके कि उसके पास बेहतरीन हथियार हैं, पैसा है, पावर है, सेना भी है। यानी जो बड़े बड़े देश हैं ये दुनिया को डराते तो हैं कि हमारे पास सबसे विशाल सेना है, खतरनाक हथियार हैं, टेक्नोलॉजी है, लड़ाकू विमान भी है। लेकिन सच यह है कि युद्ध सिर्फ सैनिकों और हथियारों से नहीं लड़े जाते। युद्ध साहस और जज्बे से लड़े जाते हैं और फिर चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो या फिर चीन, इन देशों के पास बड़ी बड़ी सेनाएं तो हैं, बड़े बड़े लेटेस्ट खतरनाक हथियार भी हैं, लेकिन इन देशों के सैनिकों के पास उतना साहस नहीं है। इनके पास देशभक्ति का वो जज्बा नहीं है। आज रशिया पूरी दुनिया में अमेरिका के बाद हथियार बेचने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। हमारे देश में भी हम रशिया से लंबे समय से हथियार खरीद रहे हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 37% हथियार अमेरिका बेचता है। इसके बाद 20% रशिया, 8% फ्रांस, 5.5% जर्मनी और चीन लगभग 5% हथियार दुनिया को बेचता है। इनमें यूक्रेन भी लगभग 3% ग्लोबल
शेयर के साथ 12वें स्थान पर है, यानी यूक्रेन भी हथियारों को बेचता है। रशिया के पास न सिर्फ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, बल्कि वो दूसरे देशों की हथियारों की जरूरत को भी पूरा करने वाला दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा देश है। लेकिन इसके बावजूद आज रशिया के अपने ही आधुनिक टैंक्स, हेलीकॉप्टर्स, फाइटर जेट्स और रॉकेट्स यूक्रेन में उतने सक्रिय नहीं हो रहे जितने कि उन्हें होना चाहिए था। इस स्थिति को आप तस्वीरों से समझ सकते हैं जो यूक्रेन के खार्किव से हमें मिली है। रशिया की सेना ने खार्किव में कई खतरनाक रॉकेट दागे, लेकिन इनमें से ज्यादातर रॉकेट्स में कोई विस्फोट ही नहीं हुआ। यानी जैसे दिवाली पर आप बाजार से ये सोचकर कई बार महंगे बम पटाखे लाते हैं कि वो तेज धमाका करेंगे, लेकिन वो कई बार फुस हो जाते हैं। ठीक ऐसा ही खार्किव में रशिया के साथ हुआ। यूक्रेन के बॉर्डर गार्ड्स का दावा है कि रशिया के आधुनिक टैंक्स और हेलीकॉप्टर्स भी उसका ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाए। यूक्रेन ने बताया कि वो अब तक रशिया के 29 फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स, 191 टैंक्स, 816 बख्तरबंद गाड़ियां और 2 युद्धपोतों को नष्ट कर चुका है। इसके अलावा उसका यह भी दावा है कि इस युद्ध में रशिया के लगभग 5300 सैनिक मारे जा चुके हैं। 5300 सैनिक अगर मारे गए हैं, ये एक बहुत बड़ी संख्या मानी जाएगी रशिया जैसे देश के लिए। अब रशिया दुनिया में 60 से ज्यादा देशों को सीधे तौर पर हथियार बेचता है और इनमें हमारा देश भी है, भारत। हम भी बड़े पैमाने पर रशिया से हथियार खरीदते रहे हैं। इसलिए इन देशों में अब ये बेचैनी हो रही है कि अगर भविष्य में उन्हें भी कभी युद्ध लड़ना पड़ा इन रशिया में बने हथियारों के साथ, तो उन्हें रशिया के दिए यही हथियार अगर उन्होंने इस्तेमाल किए तो क्या उनका हाल भी ऐसा ही होगा जैसा इस समय रशिया का हो रहा है। उदाहरण के लिए यूक्रेन ने रशिया के सुखोई 25 लड़ाकू विमानों को मार गिराने का दावा किया है। यह फाइटर जेट युद्ध के समय सबसे आगे रहने वाले सैनिकों को एयर सपोर्ट देता है। इसे सोवियत संघ ने बनाया था और रशिया दावा करता है कि उसके यहां निर्मित यह फाइटर जेट इस श्रेणी का सबसे खतरनाक और आधुनिक लड़ाकू विमान है। लेकिन सच्चाई यह है कि यूक्रेन में ये विमान फेल हो रहे हैं और इस बात ने दुनिया के उन 30 देशों की चिंता में बढ़ा दी है जिन्होंने रशिया से इन लड़ाकू विमानों को खरीदा है। इस युद्ध में यूक्रेन ने रशिया के अटैक हेलीकॉप्टर्स भी मार गिराने का दावा किया है और इनमें कामोव KA-52 नाम के हेलीकॉप्टर्स भी हैं, जिन्हें रशिया सबसे आधुनिक और खतरनाक हेलीकॉप्टर बताता है। पिछले कुछ समय से चीन जैसे देश रशिया से इन अटैक हेलीकॉप्टर्स को खरीदने की डील करना चाह रहे हैं, लेकिन अब इन तस्वीरों को देखने के बाद शायद चीन अपना विचार बदल ले और रशिया के इन हेलीकॉप्टर्स पर अपना दांव ना लगाए। हालांकि एक बात हम यहां पर स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये सारी जानकारियां पश्चिमी मीडिया द्वारा दुनिया में प्रसारित की जा रही हैं। बड़ी बात यह है कि आज दुनिया में जितने भी बड़े बड़े न्यूज चैनल्स हैं, जितने भी बड़े बड़े अखबार हैं, पब्लिकेशंस हैं, मीडिया हाउसेज हैं, या फिर जितनी भी बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसीज हैं जिन्हें हम क्रेडिबल मानते हैं, विश्वसनीय मानते हैं, और दुनिया भर का मीडिया उन्हीं न्यूज एजेंसीज से खबरें लेता है या कह लीजिए कि खरीदता है। वो सारी न्यूज एजेंसीज और ये सारे मीडिया हाउस पश्चिमी देशों के हैं और पश्चिमी मीडिया रशिया के खिलाफ लगातार एक तरफा रिपोर्टिंग कर रहा है, गलत जानकारियां भी शायद दे रहा होगा और वो ये बता रहा है कि रशिया के हथियार काम नहीं कर रहे, रशिया के सैनिक लगातार मर रहे हैं और यूक्रेन इस युद्ध में जीत रहा है। लेकिन हो सकता है कि यह बात पूरी तरह से सही ना भी हो। दूसरी बात, रशिया ने यूक्रेन में अभी अपनी पूरी सेना उतारी भी नहीं है। रशिया के पास 8 लाख से ज्यादा सक्रिय सैनिक हैं, लेकिन उसने अभी 1 से 1.5 लाख सैनिक ही यूक्रेन में भेजे हैं और इनमें भी केवल 30,000 सैनिक ही असल में युद्ध क्षेत्र में मौजूद हैं। तो दूसरी सच्चाई यह भी है कि रशिया ने भी अभी बहुत हल्के हाथ से यूक्रेन को छुआ है, यूक्रेन के ऊपर पूरा भारी हाथ नहीं रखा है, पूरी ताकत नहीं लगाई है। अगर पूरी ताकत रशिया ने लगा दी तो शायद यूक्रेन एक दिन भी मुकाबला ना कर पाए। इसलिए रशिया भी धीरे धीरे, इसे आप सॉफ्ट अटैक कह सकते हैं, जिसे रशिया के जो सैनिक हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और बहुत नरमी से शायद पेश आ रहे हैं वो अभी, और अगर वो चाहें तो उनके पास ताकत तो इतनी है कि वो यूक्रेन पर कब्जा कर सकते हैं। हालांकि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रशिया की स्थिति अब भी वैसी नहीं है जैसा कि वो सोच रहा था, और इसका एक बड़ा कारण यह है कि रशिया की सेना ने वर्ष 1991 में हुए सोवियत संघ के विघटन के बाद कभी भी कोई बड़ा युद्ध लड़ा ही नहीं है। उसने जॉर्जिया, चेचनिया और क्राइमिया जैसे देशों और क्षेत्रों पर छोटी छोटी लड़ाइयां तो लड़ी और उन पर कब्जा भी कर लिया, लेकिन इन्हें युद्ध कहने से ज्यादा हम सैन्य संघर्ष कहना सही होगा,
तो ये युद्ध नहीं थे, बल्कि ये छोटे छोटे सैन्य संघर्ष थे। और इसमें भी इन देशों ने बहुत आसानी से रशिया की सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। रशिया की सेना को लड़ना ही नहीं पड़ा, क्योंकि इनमें रशिया की सेना अपनी क्षमता की 2% ताकत का भी इस्तेमाल नहीं कर पाई थी। यानी आप कह सकते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के बाद जब से रशिया की सेना अस्तित्व में आई है, तब से उसने कोई भी बड़ा युद्ध नहीं लड़ा है, एक भी। और उसकी सेना और उसके हथियार आउट ऑफ प्रैक्टिस चल रहे हैं, यानी उसे युद्ध लड़ने का कोई तजुर्बा है ही नहीं लंबे समय से। रशिया की तरह यही स्थिति चीन जैसे देशों की भी है, क्योंकि इन देशों ने भी कई दशकों से कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा है। जबकि भारत की सेना इनके मुकाबले मानसिक रूप से काफी मजबूत है, क्योंकि भारत में आप जानते हैं, भारत में अक्सर इस तरह की चीजें होती रहती हैं। भारत ने अपना आखिरी युद्ध वैसे तो 1999 में लड़ा था, जब कारगिल में युद्ध हुआ था, लेकिन भारत में आप जानते हैं कि भारत चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। बॉर्डर के आसपास और अंदरूनी क्षेत्रों में भी भारत की जो सेना है वो इस तरह के छोटे मोटे युद्ध लड़ती रहती है, कभी आतंकवादियों के खिलाफ, कभी पड़ोसी देशों की सेनाओं के खिलाफ। जबकि चीन ने अपना आखिरी युद्ध वर्ष 1979 में वियतनाम में लड़ा था, जहां वो हार गए थे। रशिया ने अपना आखिरी युद्ध अफगानिस्तान में 80 से 1989 के बीच लड़ा था, और उसमें भी वो अफगानिस्तान का कुछ बिगाड़ नहीं पाए थे। यूक्रेन के कुछ इलाकों से ऐसे वीडियो आज आए हैं जिन्हें देखकर पता चलता है कि इस युद्ध में रशिया के टैंक्स को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है, और पूरी दुनिया में रशिया अपने कॉम्बैट टैंक्स को सबसे खतरनाक बताता है। लेकिन सच यह है कि यूक्रेन की सेना ताकत में कमजोर होते हुए भी इन टैंक्स को आसानी से निशाना बना रही है, और इन टैंक्स को नष्ट करना उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं हो रहा। इसे आप इन तस्वीरों से समझिए, जिनमें ड्रोन्स के जरिए यूक्रेन की सेना ने एक साथ रशिया के कई टैंक्स को नष्ट करने का दावा किया है। अब सवाल यह है कि यूक्रेन की सेना ताकत में कमजोर होते हुए भी रशिया के आधुनिक टैंक्स और हथियारों को इतनी आसानी से कैसे नुकसान पहुंचा रही है। इसका जवाब यह है कि वर्ष 2014 में जब रशिया ने क्राइमिया को अपने नियंत्रण में लिया था, तभी से पश्चिमी देश और अमेरिका मुफ्त में यूक्रेन को आधुनिक हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। इनमें एंटी एयरक्राफ्ट ड्रोन्स, एंटी टैंक ड्रोन्स और जेवेलाइन मिसाइल्स प्रमुख हैं। ये मिसाइल वो होती हैं जिन्हें एक अकेला सैनिक अपने कंधे पर रखकर भी लॉन्च कर सकता है, और किसी भी टैंक को ये मिसाइल्स उड़ा सकती हैं। इस एक मिसाइल की कीमत लगभग 61 लाख रुपए होती है, और अमेरिका अब तक ऐसी 600 मिसाइल्स यूक्रेन को मुफ्त में दे चुका है। सोचिए, अमेरिका ये मिसाइल दुनिया के बहुत कम देशों को देता है, लेकिन यूक्रेन को उसने ये मुफ्त में दे दी। इससे पता चलता है कि अमेरिका का असली मकसद पहले से ही क्या था, और पुतिन जो कह रहे हैं अमेरिका के बारे में वो पूरी तरह से गलत नहीं है। अमेरिका ने यूक्रेन को स्टिंगर मिसाइल्स भी दी हैं, और ये एक ऐसी मिसाइल होती है जो युद्ध के नतीजों को पूरी तरह से बदल सकती है। वर्ष 1985 से 88 के बीच जब सोवियत संघ की सेना अफगानिस्तान में मुजाहिदीनों के खिलाफ युद्ध लड़ रही थी, उस समय अमेरिका ने इन्हीं मुजाहिदीन संगठनों को यही स्टिंगर मिसाइल्स दी थी, जिन्हें आतंकवादी अपने कंधों पर रखकर इन्हें कहीं से भी लॉन्च कर सकते थे, और उन्होंने रशिया के कई टैंक्स को उस समय इन्हीं मिसाइल से नष्ट किया था। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.